भी अभी न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले यह खबर ब्रेक कर रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी है, निर्वाचन है, सिविल विमानन है और ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वो भी उन्होंने अपने पास रखे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इस पर। देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, फॉरवर्ड हो, तमाम संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। और सबसे अधिक जो आप दिखा रहे थे कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, तो सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ विभाग का एक बड़ी मतलब जिम्मेवारी होता है रिफॉर्म्स में, तो वो विभाग निशांत कुमार को दिया गया है। और निशांत कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगा कि बिहार के जो स्वास्थ्य महकमा है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए। कई ऐसे आपने समस्याएं देखी होगी, चाहे वो पीएमसीएच का मामला हो या तमाम बिहार के कई अस्पतालों का जो इशू आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लापरवाही के कारण या जो रिसोर्सेज हैं, सीमित रिसोर्सेज में हमारे डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों को काम करना पड़ता है। तो निशांत के लिए निश्चित ही चुनौती बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है। यदि निशांत अच्छे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक उनके लिए मतलब सुनहरा अवसर होगा। दूसरा, आपने देखा कि अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेवारी पहले थी, अब वो सुनील कुमार को दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। और इसमें जो है इस विभाग की जिम्मेवारी जो होती है कि ग्रामीण एरिया में जो सड़कों का निर्माण होता है वो जिम्मेवारी इनके जिम्मे होते हैं। और सुनील कुमार ईमानदार मंत्रियों में से आते हैं, शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि सुनील कुमार को ये विभाग की जिम्मेवारी दी गई है तो वो बेहतर काम करके दिखाएंगे। यदि आप ओवरऑल पूछे तो जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें सामाजिक समीकरण, जो कास्ट इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने का प्रयास सम्राट चौधरी ने की है। जी ठीक, एजाज जी भी मेरे साथ हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एजाज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। नए मंत्रिमंडल से आरजेडी को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो नए मंत्रिमंडल में परिवारवादियों का जमावड़ा हो गया है। कैसे? जो 32 सुन लीजिए, जो 32 मंत्री बने हैं उसमें 14 परिवारवादी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी परिवारवादी हैं। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। विजय चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र हैं। संतोष सुमन जी जो जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र हैं। अशोक चौधरी जी जो महावीर चौधरी जी के सुपुत्र हैं। श्रेयसी सिंह स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की सुपुत्री हैं। सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के पुत्र हैं। शीला मंडल जी के ससुर धनिकलाल मंडल जी। रामा निषाद जी अजय निषाद जी की पत्नी हैं। लेसी सिंह जी जो समता पार्टी काल में इनके पति समता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, बूटन सिंह उनकी पत्नी हैं। दीपक प्रकाश जी उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं। संजय टाइगर जी पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह जी के भाई हैं। परिवारवादियों का जमावड़ा है। अब परिवारवादी राजनीति में भी एक नया तरीका अपनाया गया है। उसमें 2 सुपुत्र ऐसे हैं जो बिना किसी सदन का सदस्य बने, जो कहीं ना कहीं अपने पिता के नामों के कारण जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो किसी आंदोलन और संघर्ष में नहीं रहे, उनको सीधे मंत्री बनाने का काम किया गया है। एक तो नीतीश कुमार जी जो स्वयं को नैतिकवान और परिवारवाद की राजनीति से अलग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आपने देखा है जी, कभी हम लोगों को परिवारवादी राजनीति करते हुए देखा है जी? हम लोगों की ये पहचान नहीं रही है। और जो परिवारवाद की राजनीति को और अपने सुपुत्र को राजनीति में तेज प्रताप यादव, ये कौन सी राजनीति के उदाहरण है? और इन्होंने मंत्री बनने से पहले कौन से ऐसे संघर्ष किए थे पब्लिक के साथ? कौन सा कनेक्ट किया था? कौन से ऐसे आंदोलन में बैठे थे? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइएगा। सुन लीजिए, अब नहीं, आपको नहीं याद आएगा क्योंकि आपका चश्मा जो है ना वहां पर जाता है जहां पर एनडीए को फायदा होता है।
मैं आपके चश्मे से देखूंगा तो मैं महिमा गान करने लगूंगा इनका। नहीं, आपको नहीं, आपका चश्मा मेरे कैसे फिट होगा? चश्मे से देखना होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के चश्मे से नहीं देखना होगा, आपको बिहार की जनता के हित के चश्मे से देखना होगा, क्योंकि आप निष्पक्ष रूप से बात रखने का आदी बनिए। आप पक्षकार जो बन जाते हैं, आपने परिवारवाद की बात की, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं प्रीति शेखर जी से। प्रीति शेखर जी, अब देखिए आप सर्टिफिकेट बांटने पर चले आए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट रोज रोज आप बांटिएगा, कोई बेनिफिट आज तक आपको हुआ? पहचान को समाप्त कर रही है। आप सर्टिफिकेट बांटते रहिएगा, इससे मुझ पर मेरा कोई नुकसान हुआ, आपका कोई फायदा हुआ हो तो बताइए। न्यूज 18 का नुकसान हो रहा है, न्यूज 18 का नुकसान हो रहा है कि न्यूज 18 पक्षकार पत्रकार को कैसे रखे हुआ है। हो गई सर, सर्टिफिकेट दे लिया आपने। मैं सवाल पूछ लूं क्या? अब बीजेपी से सवाल पूछ लूं, प्रीति शेखर जी से सवाल पूछ लूं? पहले नहीं, प्रीति जी से पहले आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब ले लीजिए। जी बताइए। आपने तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के संबंध में सवाल खड़ा किया। मैंने पूछा उन्होंने कौन सा आंदोलन किया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। तेजस्वी जी राजनीति में 2013 में आए थे। तेजस्वी जी ने राजनीति में पदार्पण किया साइकिल यात्रा करके, और उन्होंने बिहार भर में साइकिल यात्रा के माध्यम से जो घर घर गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने नई शराब प्रोत्साहन नीति के माध्यम से पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक। ऐसे तो निशांत भी कह देंगे एक यात्रा करके वो आ रहे हैं जो चल रही है अभी। नहीं, उसके खिलाफ उन्होंने साइकिल यात्रा करके ये तो निशांत भी कह देंगे कि वो अभी एक यात्रा करके आ रहे हैं जो अभी फिलहाल भी चल रही है। आप जिस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया था उसने? ठीक है, मैं जरा रिएक्शन, बाकी भी मेहमान है, समय की एक लिमिट होती है एजाज जी। अरे आपकी तरह मैं जरा प्रीति जी से आपका अभी तो डिबेट शुरू हुई है, अभी आप मुझसे उलझने लगे, आप और मुझ में उलझकर ये डिबेट खराब हो जाएगी। प्रीति जी से एक उदाहरण चाहते हैं, आप उलझाते हैं, आपका ये नीति हो चुका है, आपकी पहचान बन चुकी है। और एजाज जी आपकी पहचान हो गई है रोज आकर मुझसे लड़ना और मुझे इनका फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियस है। आप पर आरोप ये लग रहा है सत्ता हाथ से खिसक चुकी है। नाम उन्होंने एजाज जी ने गिनाए कि ये सब परिवारवाद का उदाहरण है। आप परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते करते हर उस आदमी को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं जो परिवारवाद का हिस्सा रहा है। नेपथ्य में भेजने का काम किया है प्रीति जी। भारतीय जनता पार्टी को देखिए जंगल राज में लालू जी के बाद राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये कौन से वाद का उदाहरण है? जरा ये बताएं एजाज अहमद जी कि ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? और हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं, विकासवाद का नजारा आज के मंत्रिमंडल के गठन में दिख रहा है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी एनडीए की कैबिनेट एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलझा हुआ युवा, महिला, अनुभवी चेहरों का सम्मिश्रण है, जहां पर क्षेत्र का भी संतुलन रखा गया है, जातियों का भी संतुलन रखा गया है, और उसमें हर तरीके का तरीका है। लोगों के पास योग्यता है, लोगों के पास अनुभव है, लोगों के पास कार्य करने की ऊर्जा और क्षमता है। हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा गया है। ये सबसे बड़ी बात है इस कैबिनेट के गठन का। और मैं आज के इस मंत्रिमंडल गठन की मैं आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। और आज का यह मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए यादगार रहा क्योंकि इस दौरान आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी जैसे यशस्वी नेता का आगमन इस मौके पर होना, यानी कि इस कार्यक्रम की भव्यता को ही बढ़ाने वाला नहीं रहा, बल्कि बिहार के विकास को लेकर एक खाका तैयार करने वाला रहा, लोगों को संतुष्ट करने वाला माहौल रहा कि आने वाले समय में पिछले बार की तरह आगे भी बिहार के विकास को तवज्जो मिलेगा और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग, जिसे हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार में बिहार को केंद्र का भी भरपूर सहयोग और स्नेह मिलेगा, जैसा कि पूर्व में मिलता रहा है। यह आज नजारा गांधी मैदान के उस भूमि से, पवित्र भूमि से देखने को मिला। ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आज जो दृश्य दिखा उसमें निश्चित तौर पर, और जहां पर भी हमारी चाहे सत्ता हो या नहीं हो, हम पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, हमको केंद्र का भी सहयोग मिलेगा, तो फिर ये नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है
सवाल ये मन में आता है, तो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बिल्कुल है नहीं, राज्य बिल्कुल में, नहीं, हाँ, तो नहीं, वहां नहीं, क्या नहीं। केंद्र का सहयोग देखिए, नहीं मिल रहा? कोई देखिए, अब देखिए ना, मैं बंगाल का उदाहरण देती हूँ। आयुष्मान योजना का लाभ वहां पर केंद्र सरकार देना चाहती थी आम नागरिकों को, लेकिन ममता जी ने नहीं दिया। लेकिन अब जब हमारी सरकार बन गई है तो उसका लाभ वहां मिलेगा। इसी प्रकार से डबल इंजन की सरकार का मतलब ही है कि बिहार की विकास की गति दोगुनी रफ्तार से और एक्सप्रेस की गति से आगे बढ़ेगी, ये हमारा कहना है। ये मेरा कदापि कहना नहीं है कि इस वजह से कई अन्य राज्य जहां पर हमारी राजेश सरकारें राठौर नहीं जी भी है, मेरे साथ हैं, वहां पर कांग्रेस कोई के कटौती होगी मुख्य प्रवक्ता। या हमारी नजरें कोई मतलब डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं है। राजेश जी, ये जो पूरी कैबिनेट 35 मंत्री, इनमें आपको इस पूरी कैबिनेट में, इस मंत्रिमंडल में आपको सबसे खास क्या चीज नजर आ रही है, या आप भी इसको परिवारवाद की नजर से देखेंगे? संतोष भाई, सर्वप्रथम आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और तमाम मंत्रीगण को हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर बिहारवासी आपसे उम्मीद रखेगा कि अपने विभागों में बेहतर काम करके बिहार की जनता को आप लाभ पहुंचाएंगे। दूसरा, परिवारवाद पर चर्चा हम कर नहीं सकते, क्योंकि सवाल आपके ओर से होना चाहिए था, क्योंकि परिवारवाद के यहाँ भंडार हो गया। उसमें सबसे बड़ी बात मैं तो आपको खुला खेल फरुक्काबादी पूरा मैदान दे रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात, नाम तक ही गिना दिए हमारे भाई एजाज भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि आज 50 वर्षीय बेरोजगार निशांत कुमार जी को बिना किसी कैबिनेट के, बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए मंत्रिमंडल में ओथ दिलाकर सरकार ने प्रमाणित कर दिया कि नीतीश कुमार जी आज से परिवारवाद के योद्धा बन गए हैं। ये उन पे पहले नहीं था, क्योंकि परिवारवाद को वो पहले कोसते थे। हालांकि निशांत जी को बहुत अच्छा विभाग मिला है, स्वास्थ्य विभाग मिला है, और उसकी आवश्यकता भी उनको थी। कम से कम स्वास्थ्य बेहतर हो, पद नहीं लिया। ये भी इसकी, और उससे पहले आप इसकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, और नहीं, अभी भी तारीफ कर रहा हूं। अब अच्छी बात बता, सवाल आपका बहुत अच्छा है संतोष भाई। अब हम अपने ही सरकार में चले जाते हैं। अब तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, हर आदमी अपने अपने हिसाब से सक्षम होता है, लेकिन उस समय माना गया कि डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी बेहतर हैं और स्वास्थ्य रूप के मंत्री के रूप में तेज प्रताप यादव जी बेहतर है। जबकि तेज प्रताप जी बड़े हैं, डिप्टी सीएम उनको होना चाहिए। तो विभाग जेडीयू के नेता ने माना कि निशांत जी डिप्टी सीएम में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए पहले इनको स्वास्थ्य विभाग दे दीजिए, ताकि कम से कम अपने सेहत ठीक कर ले। अगर स्वास्थ्य विभाग ठीक कर दे तो बड़ी बात है। तो किस पर दर भटक रहा है स्वास्थ्य विभाग, आप सब देखते हैं। उस समय तेज प्रताप जी को जब उस समय स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, तो उनकी सेहत ठीक करने के लिए दिया गया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि सेहत में तेजस्वी यादव सेहत में ठीक नजर आ रहे हैं, तो इनको बना देते हैं डिप्टी सीएम, और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य मैंने क्या कहा कि जेडीयू के लोगों ने माना कि और भाजपा के लोगों ने माना कि निशांत जी डिप्टी सीएम में सक्षम नहीं है, फिलहाल उनको एक विभाग का मंत्री बनाया जाए। अगर उनके लोग ही उनको नाकामयाब माने तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। एक दूसरा, मेरी बहन अच्छा कह रही थी, प्रधानमंत्री जी ने शोभा बढ़ाया। पहली बार देखा गया है देश में कि जब मुख्यमंत्री का ओथ होता है तो बंद कमरे में, राजभवन में होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो गांधी मैदान में होता है। भला गांधी मैदान तो खाली था, आपके कैमरा उसके साक्षी बने, रोड था, बिना आदमी का था। प्रधानमंत्री आकर के भारतीय जनता पार्टी का एक शक्ति प्रदर्शन था कि जेडीयू के लोगों को चिढ़ाना और बिहार को बताना कि जेडीयू और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करके मैंने ये सत्ता हासिल किया। और यहां तक कि नीतीश कुमार जी के बेटे को डिप्टी सीएम तक नहीं बनने दिए, मात्र एक मंत्री बना के राजेश जी, तो निश्चित तौर पे आप वरिष्ठ नेता हैं, आपकी बात को लोग सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये जो छोटी छोटी खुशी है ना कि रोड शो पर लोग नजर नहीं आए, जब वहां पर मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी वहां पर भीड़ नजर नहीं आई, ये जो छोटी छोटी खुशी आप तलाशते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है। मैं अभिषेक जी की तरफ जा रहा हूं। अभिषेक जी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि पहले यह हुआ कि निशांत कुमार हैं, वो सरकार में शामिल नहीं होंगे डायरेक्टली, वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। फिर अचानक से खबर आई, जो न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले ब्रेक की, कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और मंत्रिमंडल में जब वो शामिल हुए हैं तो खबर यह आई कि स्वास्थ्य विभाग उनको दिया गया है।
अब इस पर विपक्ष को ऐतराज है, परिवारवाद का आप पर आरोप लग रहा है। सबसे पहले तो पटना का गांधी मैदान फिर आज एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बना और बहुत शानदार आयोजन हुआ। आपने देखा किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, नीतीश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, सभी वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित हुए और फिर से मंत्री परिषद के सदस्यों ने शपथ ली। अभी शाम में डिपार्टमेंट्स का भी बंटवारा हो चुका है। हम तो अपनी तरफ से उनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं। और आप विपक्ष के साथियों को लेकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के साथी इन बातों को उठा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के साथियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने कभी ऐसा देखा है, कभी ऐसा सुना है कि बिहार में हमारे विपक्ष के साथियों ने कभी कोई सकारात्मक भूमिका निभाई हो, या अपने फ्रस्ट्रेशन को भी कुछ समय के लिए दरकिनार करके जनता के सामने एक अच्छा परसेप्शन बन सके, इस बाबत भी कोई सकारात्मक बयान दिया हो? होना क्या चाहिए था? विपक्ष के नेता आते, विपक्ष के हमारे साथी आते और पहले तो सबसे पहले बधाई देते, शुभकामनाएं देते, मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य शामिल हुए उनको शुभकामनाएं और बधाई देते और सकारात्मक विपक्ष के रूप में तैयार रहते कि अगर सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गलत पॉलिसी बना दी जाए या क्रियान्वयन में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो जनता के मुद्दों को कैसे बेहतर तरीके से उठाया जाए और सतह पर लाया जाए। लेकिन नहीं, अब अजीब अजीब तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अजीब अजीब तरह के आरोप लगा रहे हैं। सोचते हैं तो वही आरोप लगा रहे हैं ना जो पहले आप उन पर लगाते रहे। आप उनको परिवारवाद के नाम पर घेरते रहे, उनके खिलाफ आपने परिवारवाद को लेकर एक नैरेटिव सेट किया। अब जब निशांत राजनीति में आ रहे हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, संतोष सुमन जी मंत्री पद पर रहते हैं, उसके अलावा अगर मैं बात दीपक प्रकाश बिना कोई दोनों भवनों में किसी का हिस्सा ना होते हुए भी वो अगर मंत्री बन रहे हैं दो बार, तो फिर सवाल उठ रहे हैं आप पर भी। सवाल विपक्ष के साथी उठाते हैं और हमको लगता है कि विपक्ष के साथी जिस तरह से सवाल उठाते हैं, जनता के लोग इनकी मंशा को बहुत बेहतर समझते हैं। देखिए, परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा अगर समझनी हो तो राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को समझिए। इतने वर्ष बीत गए हैं, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे कुछ हो जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना हो, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनना हो, पुत्र ही बनेंगे। सब कुछ एक ही धर्रे पर रोटेट करता रहता है। आज निशांत कुमार जी को अगर मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, वो मंत्री बने हैं, तो यह पार्टी के नेताओं ने, गठबंधन के नेताओं ने, और मुख्यमंत्री जो उनके पिताजी नहीं है, अब उनके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं है, और सम्राट चौधरी जी ने यह फैसला किया कि निशांत जी उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पार्टी ने, जेडीयू पार्टी ने यह फैसला किया कि निशांत जी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो इसको आप कैसे मान सकते हैं कि नीतीश कुमार जी की कृपा पर बन रहे हैं, नीतीश कुमार जी के हिसाब से ही बन रहे हैं? अरे भाई, अगर बनाना ही होता तो कोई पिता अगर अपने पुत्र पर कुछ लुटाना चाहे या कुछ उनको बनाना चाहे तो सीधा मुख्यमंत्री ही नहीं बना देते। ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी उपयोगिता, प्रासंगिकता इस राजनीतिक क्षेत्र में होती है और हर किसी से जनता को उम्मीदें होती है। आप देखिए कि किस तरह से जब निशांत जी घूमते हैं, विभिन्न जिलों में जब जा रहे हैं, तो किस तरह से जनसैलाब उमड़ता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, कार्यकर्ता साथियों में एक जोश है और अब उनको काम करने का, सेवा करने का एक मौका मिला है और वो करेंगे भी। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं। ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर आए हमारे बड़े भाई राजेश राठौड़ जी, से उम्मीद तो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन चलिए अगर ये उतर ही आए हैं तो हमने भी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। राहुल गांधी जी के बयानों से उनकी मानसिक स्थिति को भी हमने समझने का प्रयास कई बार किया, नहीं समझ पाए हैं। हमको नहीं पता कि ये लोग अपना इलाज किन जगहों पर कराते हैं, कैसे कराते हैं। ये समझते हैं कि इलाज किसी व्यक्ति का तभी हो सकता है जब वो खुद स्वास्थ्य मंत्री बन जाए। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है और हमको लगता है कि तेजस्वी जी सचमुच तेज प्रताप यादव जी का कुछ सकारात्मक इलाज करवाना चाहते थे, इसलिए उनको स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही दी गई राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। हालांकि कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया तेज प्रताप जी की स्थिति में, जैसा था वैसा रहा और अपने भाई से भी उनका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा, बिगाड़ ही रहा। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि ओछी और व्यक्तिगत टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए ओछी और व्यक्तिगत टिप्पणी पर जाते भी नहीं है। एजाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एजाज जी देखिए, संतोष जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जनता दल यू के प्रवक्ता। ये कह रहे थे कि निशांत जी गए तो लोग बड़ी संख्या में दिखे और ये किए, जबकि सभी लोगों ने देखा कि कुर्सियां खाली थी, हॉल खाली थे और पत्रकारों ने भी दिखाया कि निशांत को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। और जब जनता दल यू के नेताओं को ये फीलिंग हुआ कि बिना मंत्री के निशांत घूम रहे हैं, तो उनको जनता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको कार्यकर्ता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
कार्यकर्ता मिलना भी नहीं चाह रहा है, तब नीतीश कुमार जी बेचैन हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो बनाना भी नहीं चाह रही थी, निहोरा किया कि किसी हाल से हमारे सुपुत्र को, क्योंकि आपने हमको फिनिश कर दिया है, कम से कम निशांत को तो शांत मत कीजिए। ये हाथ जोड़ी करके निशांत को राजनीति में स्थापित करने के लिए जो शॉर्टकट राजनीति का सहारा लिए हैं, ये उसी का परिणाम है। और आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगा कि इन्होंने जिस कारणों से निशांत जी को लाया है राजनीति में, क्या कारण उस है? कारणों में स्वयं ये फंस जाएंगे। क्या कारण है एजाज जी? अपने परिवारवादी राजनीति को स्थापित करना, अपनी पार्टी को बचाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको चूंकि आपने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है, प्रीति जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद ऋषि जी आपके पास आऊंगा। टर्न आपका था, लेकिन प्रीति जी पार्टी सीधे जवाब, सीधे आरोप आप पर है, जवाब आप दीजिएगा। जनता दल यू की पूरी तरह से चलाने का काम कर रहे हैं। संतोष जी, एजाज भाई दरअसल बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं क्योंकि इनके नेता अपनी लुटिया तो बिहार में डुबो ही चुके हैं और इस बार के चुनाव में जो प्रचंड परिणाम जो बंगाल में दिखा, वहां पर ममता दीदी की मदद करने के लिए गए थे, वो स्टालिन की मदद करने के लिए गए थे, लेकिन वहां से परिणाम उसी पूर्व की भांति ही शून्य उनके हाथ में लगा और यानी कि फिर से वो फेलस्वी ही साबित हो गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन इनका आज दिख रहा है, लेकिन मैं तुमसे अनुरोध करूंगी कि आज का विषय बहुत ही गंभीर है। आज जो मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों ने शपथ लिया है, उनको बधाई देने का समय है, उनको अवसर देने का समय है और ये देखने का वक्त है कि वो आगे क्या करते हैं। इसीलिए सकारात्मक राजनीति में सकारात्मक सोच के साथ अपना होश और जोश भी बनाकर चलना चाहिए। विपक्ष में हैं, इसलिए विपक्ष की बातें और नकारात्मक बातें करें और विरोध के लिए विरोध करें, ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी राजनीति की समझ होनी चाहिए। मैं ऋषि जी की तरफ जा रहा हूँ। ऋषि जी, संतोष जी, मैं बस एक और बात कंक्लूड, एक मिनट संतोष जी, जल्दी से। संतोष जी, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगी कि ये एक अवसर है। चुनौतियां भले तमाम हो, लेकिन हमारे लिए अवसर है बिहार को बदलने का, औद्योगिकरण करने का, युवाओं के हाथ में रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्त करने का, जिसकी की कल्पना नीतीश कुमार जी ने किया और अब उसको आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे और केंद्र और बिहार मिलकर, डबल इंजन की सरकार मिलकर उसको सार्थक रूप में धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इस संकल्प को देखने का वक्त है। जो पढ़ रहा हूं, ये पहली बार मंत्री बने हैं और मंत्रालय इनको जो दिए गए हैं, जरा इस पर रोशनी डालिएगा, प्रकाश डालिएगा। ये नंदकिशोर राम है, पहली बार मंत्री बने हैं। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बुलोमंडल ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा श्वेता गुप्ता समाज कल्याण मंत्री बनाई गई है। मिथिलेश तिवारी पहली बार मंत्री बने हैं और शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया है। रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और निशांत स्वास्थ्य मंत्री। कुमार शैलेंद्र पथ निर्माण मंत्री। ऋषि जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो जिन लोगों का आपने नाम लिया, उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन में आप देखिए, जिस व्यक्ति ने बंगाल में इतना मेहनत किया, उस व्यक्ति को पुरस्कार रूप कैबिनेट में बड़ा पद मिलना चाहिए था, उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिला, वो मंगल पांडे है। अब सवाल देखिए, ये एक वाजिब सवाल है कि मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दिया गया? तब जब वो बंगाल में बेहतर परफॉर्म करके आए हैं, तब प्रभारी थे बंगाल में, केंद्र के बारे में तो जहां उनको जिम्मेदारी। देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी में एक कल्चर है। यदि आप इतिहास उठा के देखिएगा तो आपको याद होगा, रामेश्वर चौरसिया 2014 में सह प्रभारी थे अमित शाह के साथ, और 14 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी थी, और रामेश्वर चौरसिया को बीजेपी कहां धकेल के कहां आज रामेश्वर चौरसिया कहां है? तो 4-5 टर्म के विधायक रहे, 14 में बहुत मेहनत किया, पार्टी को जिताया, उनको पुरस्कार देना चाहिए था। अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति को, पढ़े लिखे जेएनयू बैकग्राउंड से पढ़े हुए व्यक्ति को। उसी तरह मुझे लगता है मंगल पांडे को कहीं पर्दे के पीछे धकेल तो नहीं दिया गया है। जहां तक ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है, बीजेपी जो अपने होनहार सिपाही होते हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। ठीक है, आपने एक रामेश्वर चौरसिया का उदाहरण दिया, वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन
जब दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी तो उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। नहीं, आप देखिए जिनसे उनको रिप्लेस किया गया मिथिलेश तिवारी को आप कहां कहां लेके गए, बक्सर लेके गए, गोपालगंज के रहने वाले बक्सर लेके गए। आप देखिए जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, जहां से अभिषेक भाई आते हैं, पूर्वी चंपारण, पटना के बाद सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण से आता है। 12, मैं सही हूं तो 12 विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण से आता है। एक भी आपने मंत्री नहीं बनाया। मधुबनी से आपने 3 लोगों को मंत्री बना दिया। मुजफ्फरपुर में एक ही समाज के 2 लोगों को, एक रमा निषाद ऑलरेडी मान लीजिए मला समाज से मंत्री हैं, केंद्र में भी मला समाज से मंत्री हैं राजभूषण चौधरी निषाद। तो जो संतुलन एक तरह से बनाना चाहिए था डेमोग्राफिकली, वो भी बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। पहली बार जो शिवहर से विधायक बनी है उनको आप महत्वपूर्ण विभाग दे दिया, सामाजिक कल्याण। इंजीनियर सरेंद्र ठीक, मैं एक रिएक्शन जरा अभिषेक जी से ले लूं, उसके बाद राजेश जी के पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, रिएक्शन। एक विश्लेषक के रूप में ऋषि जी अपनी बात को रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होता यह है कि गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठकर फैसला करते हैं कि किन जगहों से किन लोगों की कितनी सहभागिता है, इंपॉर्टेंस है, और अंतोगत्वा ये मुख्यमंत्री का स्पेशल प्रेरोगेटिव होता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सबसे राय मशविरा करने के बाद वह फैसला करते हैं। और हमें लगता है कि जिन इलाकों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है, जाहिर सी बात है कि वहां लोगों को उम्मीदें होती हैं, यह भी बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो हम कुल मिलाकर मानते हैं कि एक अच्छा और बड़ा मंत्रिमंडल आज बिहार के लोगों को समर्पित हुआ है। लोग बधाइयां दे रहे हैं, बधाई तो देनी ही चाहिए, लेकिन हम मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती भी है। मंत्रिपरिषद में शामिल जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी माननीय हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भी है। निशांत जी के लिए भी चुनौती है, जितने हमारे अन्य साथी उनके लिए भी एक चुनौती के रूप में है कि जिस तरह से हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना बेहतर काम इस बिहार के अंदर हुआ है, तो आगे आने वाले समय में भी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और मुख्यमंत्री भी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप निश्चित रूप से काम करेंगे, ताकि एक बड़ी लकीर खींची जा सकेगी। और एनडीए को जो मैंडेट बिहार के लोगों ने दिया है और जिस तरह का भरोसा विश्वास लोगों का है, वो आगे भी बना रहे, यह भी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में है। तो लोग इसको बहुत बड़ी जीत या बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मानते हैं, वो है, लेकिन उससे भी बड़े रूप में हम इसको एक बड़ी चुनौती मानते हैं। और निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर एनडीए का पूरा कुनबा, मंत्रिपरिषद के लोग, मुख्यमंत्री जी खरे उतरेंगे, हम समझा सकते हैं इस बात को। संतोष भाई, सर्वप्रथम मैंने कहा था, शायद मेरे साथी नहीं सुन पाए थे, टिप्पणी कर दी इन्होंने कि सर्वप्रथम हमें बधाई देना चाहिए था। मेरी शुरुआत ही वहां से हुआ था कि मंत्रिमंडल के हम सभी सदस्यों को बधाई देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कम अपने अपने विभागों में बेहतर काम करके जनता को लाभ पहुंचाए। जनता कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा, जेडीयू का नहीं होता है, वो सबका होता है। एक दूसरा कि मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री जी का या सहयोगी दलों के मेल से मुख्यमंत्री जी को करना होता है। अब किनको क्या विभाग मिला, ये टिप्पणी मेरा काम नहीं। मेरा काम ये है, अगर मैं टिप्पणी करूं तो फिर उस पर आप सवाल करेंगे। विजेंद्र यादव जी को वित्त मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्रालय में काम ज्यादा होता है। और पिछला बार जब वो बजट पढ़ रहे थे तो 10 मिनट में, शायद लगता है कि देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि 10 मिनट में बजट भाषण हो जाए। परंतु अगर जेडीयू को वही सक्षम लगते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है कि जिन जिन लोगों को विभाग दिए हैं और लोग कहते हैं कि अब बिहार विकास करेगा, तो इन्होंने ही माना कि बिहार पिछले 20 साल में विकास नहीं किया है, अब उद्योग का जाल बिछेगा। तो यही मान लिया कि नीतीश कुमार के राज में 20 साल में उद्योग का जाल नहीं बिछाएंगे। और यही बात आज भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार करके, मंत्रिमंडल का विस्तार का ओथ हुआ है, मुख्यमंत्री जी का ओथ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी पिछले 15 तारीख को ओथ ले लिए थे, आज से 22 दिन पहले, 22 दिन के बाद विस्तार हुआ है, बंगाल रिजल्ट के बाद हुआ है। तो यह कुल मिला के आज का विस्तार भारतीय जनता पार्टी का शक्ति परीक्षण था। और आप देखे होइएगा पटना में, आपके तमाम चैनल देखोगे कि पटना में आज जेडीयू का कोई बैनर पोस्टर तक दिखाई नहीं दिया है। जेडीयू के आधे से अधिक एमएलए शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। अगर कैमरा तो फिर चला लीजिए उसको। मैं ये कहूँ कि जेडीयू के अधिकांश कार्यकर्ता 20 सेकंड में करिएगा और उनके एमएलए का विरोध किए हैं। जल्दी से 20 सेकंड में। बिल्कुल संतोष जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात को रखना चाहती हूं कि इस बार के मंत्रिमंडल में हर क्षेत्र, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कोई दम नहीं है। चाहे अंग, कोसी हो, सीमांचल हो, तिरहुत हो, मुंगेर हो, दरभंगा का क्षेत्र हो, ठीक, मैं इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ये रोकना चाहता हूं। विपक्ष सवाल पूछा है, लेकिन बिहार की जनता कई होप के साथ, कई उम्मीदों के साथ इस मंत्रिमंडल को देख रही है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।